नमस्कार साथियों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप बुद्याल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, आज के करंट अफेयर सेगमेंट में हम लोग कवर करेंगे 2 दिनों की करंट अफेयर्स न्यूज़ को। कल मैं किसी कारण से क्लास नहीं कर पाया था करंट अफेयर को लेकर, यानी कि कल 12 अप्रैल और आज 13 अप्रैल से जुड़ी हुई जो अहम खबरें हैं उन पर हम लोग एक साथ चर्चा करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है आप इसमें मेरा सहयोग करेंगे और आज की जो वीडियो है इसके जितने भी टॉपिक्स हैं उनको अंतिम तक जरूर देखेंगे, क्योंकि सभी अहम टॉपिक जो है, महत्वपूर्ण टॉपिक, उसको हम लोग जो है छेड़ने वाले हैं। साथ में आज का काला दिन जो है आपको भारत के इतिहास में याद होगा कि 13 अप्रैल वर्ष 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जो है जलियांवाला बाग मैसेकर या हत्याकांड हुआ था। और इस हत्याकांड में जितने भी लोग वहाँ पर जिनकी मृत्यु ब्रिटिश रिपोर्ट ने बताई थी, लगभग 379 ब्रिटिशर्स की रिपोर्ट के अनुसार जो है उसमें डेड थे। हालांकि सच्चाई हम भी जानते हैं कि रिपोर्ट में बहुत से जो है मौतें जो है छुपाई गई थी। तो वहाँ पर जितने भी जो है मृतक थे उन सभी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि हम सबकी ओर से, और साथ में हम लोग जो है जलियांवाला बाग मैसेकर पर चर्चा भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है क्लास की शुरुआत कर लेते हैं आज के कंटेंट के साथ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 13 अप्रैल, एक तरफ बैसाखी का दिन और दूसरी तरफ जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड। अल्मोड़ा में कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश जो है इससे संबंधित कुछ कलाकृतियां मिली हैं, जिसमें नंदी बुल, उनका एक स्टोन इमेज मिला है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ में थोड़ा बात करेंगे कार्तिकेयपुर में जो 3 राजवंश हुए थे, इन तीनों राजवंश के बारे में। वित्तीय वर्ष 2024 और 25 में लगभग 50 अमृत भारत ट्रेन चलेंगी। यहाँ पर वंदे भारत की बात नहीं हो रही है, अमृत भारत की बात हो रही है। तो अमृत भारत ट्रेन क्या है उन पर हम लोग बात करेंगे। साथ में उत्तराखंड सरकार से उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है, जिसमें नजूल भूमि जो है इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो है जवाब मांगा है उत्तराखंड सरकार से। अब नजूल भूमि क्या होती है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। आप लोग याद कीजिए कि कुछ समय पहले जो हल्द्वानी में मस्जिद विवाद को लेकर जो वहाँ पर दंगे हुए थे, उसके पीछे भी नजूल भूमि जो है उसका अहम योगदान था। तो हम लोग बात करेंगे नजूल भूमि क्या होती है। भारत सबसे अधिक साइबर अपराध वाले देशों की सूची में शामिल हो चुका है। विश्व भर के जो तमाम देश है जहां पर साइबर अपराध होता है उसमें भारत जो है वो 10वें नंबर पर आया है। कोई बहुत अच्छी रैंकिंग नहीं समझना इसको, क्योंकि क्राइम में जो है भारत साइबर क्राइम में वो 10वें स्थान पर आया है पूरे विश्व भर में। इस पर हम लोग बात करेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी के अनुसार एशिया में सबसे तेजी से जो है भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ने वाली है इस फाइनेंशियल ईयर की यदि बात करें। साथ में मूडीज के अनुसार भारत की जो अर्थव्यवस्था की दर है वो 6.1 रहने वाली है। सूचना के अधिकार के तहत चुनावी बॉन्ड की जानकारी नहीं साझा की जा सकती है, ऐसा अभी जो है कोर्ट का आदेश आया है। साथ में अगर हम लोग बात करें नासा के टेस्ट मिशन की, तो टेस्ट मिशन के अंतर्गत नासा ने बृहस्पति के जैसा, लगभग बृहस्पति के साइज का और पृथ्वी का जो आकार है उससे जो है लगभग 10 गुना, या कह सकते हैं 10 पृथ्वी जिसमें समा जाए, एक ऐसे ग्रह जिसको नाम दिया गया है TOI 4862b, इसकी खोज की है। इस पर भी हम लोग विस्तार में बात करने वाले हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत को पहला पदक जो है दिलाया है उदित ने, जिनको रजत पदक मिला है। इस पर हम लोग बात करेंगे। साथ में पायल कपाड़िया की फिल्म जो है वो कांस महोत्सव में चयनित हो चुकी है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और भारत में जो है नए ब्रिटिश उच्चायुक्त के रूप में नियुक्ति मिली है लिंडी कैमरून को। तो इन सारी तमाम न्यूज़ पर हम लोग जो है आज विस्तार में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे आज के दिन यानी कि 13 अप्रैल की। जैसा मैंने आपसे कहा कि प्रारंभ में ही आप लोग जानते हैं कि जिस समय ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक दमनकारी कानून लाया गया था, भारतीयों की जो एक्टिविटीज थी, जो भारतीय लगातार विद्रोह कर रहे थे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, तो ऐसे एक्टिविटीज को दबाने के लिए वहां पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है अधिनियम लाया गया था, जिसको रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। ये जो रॉलेट एक्ट था, इस रॉलेट एक्ट के भीतर जब ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पास किया था अंडर द लीडरशिप ऑफ सर सिडनी रॉलेट, तो उसमें क्या था कि कुछ ऐसे कार्रवाइयां थी जहां पर सिर्फ संदेह होने पर, मात्र जो है संदेह होने के आधार पर किसी भी भारतीय को अनिश्चित काल के लिए जो है गिरफ्तार कर लिया जाता था। हालांकि आप कहेंगे कि आज भी तो भारत के संविधान को यदि हम लोग पढ़े तो भारत के संविधान के भीतर जो आर्टिकल 22 है, उस आर्टिकल 22 में भी तो जो गिरफ्तारी होती है वो निवारक निरोध के आधार पर यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के आधार पर होती है। लेकिन उस समय का जो प्रिवेंटिव डिटेंशन की डेफिनेशन रॉलेट एक्ट के भीतर लाया गया था, उस रॉलेट एक्ट में जो बात की गई थी वो बिना अपील के, बिना वकील के और बिना दलील के जो है कानून वहां पर आए थे। मतलब किसी भी भारतीय को मात्र संदेह होने पर आप अनिश्चित काल के लिए जो है गिरफ्तार कर देते हो। जैसे मैंने कहा कि आज का अगर आप लोग भारत के संविधान का अनुच्छेद 22 पढ़ोगे तो उसमें जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में किसी व्यक्ति को डिटेन किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, तो उसकी भी सीमा जो है 3 महीने तक रखी गई है। 3
महीने कहाँ कहाँ हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन, अगर प्यूनिटिव डिटेंशन पढ़ोगे तो प्यूनिटिव डिटेंशन में 24 घंटे के भीतर भीतर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होना पड़ता है। लेकिन उस समय जो है बिना किसी जो है सूचना के, बिना किसी अवधि के जो है अनिश्चित काल के लिए भारतीयों को बंद कर दिया जाता था जेल में। और जो है ये जो है एक काला कानून था, और इस काला कानून के खिलाफ महात्मा गांधी ने जिस समय सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी, तो उसी समय महात्मा गांधी ने अनाउंस किया था कि आने वाले 8 अप्रैल वर्ष 1919 को पूरे भारत देश में क्या रखी जाए, एक हड़ताल रखी जाए, यानी कि ऑल इंडिया स्ट्राइक की जो है आह्वान किया गया था। और इसी दौरान जिस समय महात्मा गांधी दिल्ली को जा रहे थे, उनको जो है 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर दिया गया। और अमृतसर के 2 सक्रिय जो नेता थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जी और डॉक्टर सत्यपाल जी जो थे, इन दोनों को जो है गिरफ्तार कर दिया गया था ब्रिटिश कह लीजिए शासन के द्वारा। जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो इनकी गिरफ्तारी के विरोध में लगातार जो है अमृतसर में दंगे हुए। अमृतसर में भारतीयों ने जो है ब्रिटिशर्स को कह लीजिए चेतावनी देते हुए जो है कुछ दंगे किए। और यही कारण था कि 10 अप्रैल वर्ष 1919 को ब्रिटिश सरकार ने अमृतसर के प्रशासन की जिम्मेदारी दे दी जनरल ओ डायर को। जनरल ओ डायर जो था, ही बिकेम द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अमृतसर। ठीक है, 10 अप्रैल का दिन याद रखना। जब वो एडमिनिस्ट्रेटर बना तो उसने पूर्ण जोर लगाया कि किस तरीके से जो है जो गतिविधियां चल रही थी पंजाब में, जो हमारे क्रांतिकारी भाई थे, उनको रोकने का प्रयास किया था। और आप जानते हैं कि 13 अप्रैल के दिन, जिस दिन बैसाखी का मेला लगा हुआ था, उस समय अमृतसर के जलियांवाला बाग में, आप एक बार जलियांवाला बाग का स्ट्रक्चर जो है अब आप सोच कर देखो कि एक ऐसा जो है बाग है जहां पर 3 तरफ से जो है बिल्डिंग्स हैं, तीनों तरफ से जो है रास्ते जो है ब्लॉक है, और उसका जो एंट्रेंस है या जो उसका एग्जिट है वो सिर्फ एक ही द्वार है। और इस द्वार के भीतर जहां पर लगभग जो है 20,000 लोग जो है वो जमा हुए थे, शांतिपूर्ण सम्मेलन कर रहे थे, और शायद ये सोच रहे थे कि किस तरीके से डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जी को, किस तरीके से सत्यपाल जी को, महात्मा गांधी जी को इनकी जो है रिहाई करवाई जाए, इसके बारे में विचार विमर्श चल रहा था। उसी समय जनरल ओ डायर जो है अपनी इन्फेंट्री के साथ आया, अपनी सेना के साथ आया, और उसने इस सभा को असंवैधानिक घोषित करते हुए जो है फायरिंग के आदेश दे दिए, यानी कि गोलीबारी के आदेश दे दिए। यही कारण था कि जब यहां पर फायरिंग हुई, तो इस फायरिंग में मैं फिर इस बात को जो है हाईलाइट कर रहा हूं कि ब्रिटिश रिपोर्ट के अनुसार इस फायरिंग में 379 जो इंडियंस थे उनकी जो है डेथ हुई थी। लेकिन ये ब्रिटिश रिपोर्ट का आंकड़ा है, हम इस बात की सच्चाई को जानते हैं कि शायद इसमें मरने वालों का जो आंकड़ा था वो काफी अधिक था। और इस रिपोर्ट में ये भी लिखा गया था कि लगभग 1100 से 1200 लोग जो है वो घायल हुए थे। तो इस रिपोर्ट में जो है ब्रिटिशर्स ने वहां पर जो है रिपोर्ट पब्लिश की थी। जब हमने इसके जस्टिस की मांग की, न्याय की मांग की, तो आप जानते हैं उस समय जो है समिति बहती थी जिसका नाम था तहकीकात समिति, और उससे पहले अगर बात करें तो हंटर समिति। हंटर समिति ने जो रिकमेंडेशन दी थी वो काफी आलोचनात्मक हम लोग कह सकते हैं रिकमेंडेशन थी। उन्होंने पाया कि ठीक है, जनरल ओ डायर जो था वो गिल्टी है, मतलब उसने जो है यहाँ पर कार्य किया है, लेकिन उसको किया सिर्फ अमृतसर के एडमिनिस्ट्रेटर से हटा दिया और उसको भारत से जो है भेज दिया गया लंदन। और आप जानते हैं कि लंदन में जो है उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में शॉर्ड ऑफ ऑनर के रूप से, एक तलवार थामी गई, उसको शॉर्ड ऑफ ऑनर के रूप से जो उसको सम्मान किया गया था। तो मतलब ये सारी जो विधियां चल रही थी वो 1919 में जो उस समय जलियांवाला बाग मैसेकर था इसको लेकर चल रही थी। तब जाकर जो है तहकीकात समिति बैठी, तहकीकात समिति ने ये मांग की कि जितने भी यहाँ पर मार्टियर्स हैं जो शहीद हुए हैं इस जलियांवाला मैसेकर के दौरान, उनके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए और जनरल डायर को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन आप जानते हैं कि ब्रिटिश जो है शासन के भीतर ऐसा जनरल डायर को कभी सजा नहीं मिली। लेकिन सजा देने के लिए हमारे प्यारे उधम सिंह जी जो थे, उधम सिंह जी स्वयं जो है लंदन पहुंचे थे और लंदन में जाकर कैक्सटन हॉल में जो जनरल ओ डायर था उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। और उत्तराखंड का जो उधम सिंह नगर है वो आज भी जो है उधम सिंह जी के नाम से जो है प्रचलित है। तो मतलब ये आज के दिन का सिग्निफिकेंस आप लोग समझ सकते हैं कि भारत के इतिहास का वो काला दिन था, जिस काले दिन से वहां पर जो है कुछ भारतीयों की जो है हत्या हुई थी जलियांवाला बाग मैसेकर में। और आज भी हम लोग जो है जलियांवाला बाग मैसेकर के जितने भी शहीद हैं उन सबको जो है भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। एक बार आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था उसके लिए जो शहीद, ये वाला आप देख लीजिए इमेज, उसके लिए जो यहाँ पर क्या है शहीदों को याद करने के लिए ये जो स्मारक बनाया रखा है ये जलियांवाला बाग मैसेकर का ही है। अब हम लोग जो है इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं आज की पहली अहम खबर, जिसमें अल्मोड़ा में कत्यूरी कालीन
कुछ कलाकृतियां मिली हैं। जैसा मैंने कहा कि शोधकर्ताओं को अल्मोड़ा के पास में जो है नंदी बुल जो है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि नंदी बुल जो है इनकी एक जो है छवि मिली है और यहाँ पर अनुमान जताया जा रहा है कि इसी प्रकार से कुछ और यहाँ पर आकृतियां मिल सकती हैं। ये जो शोध कार्य यहाँ पर किया गया है वो किया गया है कुमाऊं विश्वविद्यालय के डीएसबी परिसर स्थित इतिहास विभाग जो है, यानी कि जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट है, इसके शोधकर्ताओं को अल्मोड़ा में कत्यूरी कालीन जो है आकृतियां यहाँ से मिली है। जिसके बाद जब ये आकृतियां मिली तो इनको जो है विश्वविद्यालय के संग्रहालय में रखा गया और जांच और परीक्षण के बाद ये पता चला है कि ये जो कलाकृतियां हैं ये प्राचीन होने की पुष्टि यहाँ पर निभाती हैं और यहाँ पर जो है शोधकर्ताओं का प्राचीन कलाओं से जो है रूबरू होने का अवसर भी जो है यहाँ पर देता है। इसमें अगर हम लोग बात करें तो भविष्य के लिए कई जो है रास्ते यहाँ पर खुल चुके हैं और यहाँ पर जो है प्राध्यापिका जी ने, सावित्री खेड़ा जी ने ये भी यहाँ पर आशंका जताई है कि शोधकर्ताओं ने जो यहाँ पर नया कह लीजिए कि रास्ता खोला है, नया जो दाड़िम खोला है, उससे अल्मोड़ा से मिलने वाली जो कत्यूरी कालीन कलाकृति हों इनको संरक्षित करने का काम किया जाएगा। और ये जो कत्यूरी कालीन कलाकृतियाँ हैं ये जो है भगवान शिव के वाहन नंदी की मूर्ति के रूप में जो है मिली है, जैसा कि हम लोग इमेज में भी देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कलाकृतियां भी यहां से मिली हैं और ये लगातार जो है यहां पर संभावनाएं बताई जा रही हैं कि भविष्य में यहां पर जो है इसी प्रकार से कुछ और जो है कलाकृतियां मिल सकती हैं। कत्यूरी काल में जो है कोसी नदी के किनारे कई शिव मंदिर बनाए गए थे जहां पर पुरानी कलाकृतियों के अवश्य जो है वहां पर अवशेष रखे गए होंगे, जिसके बाद जो है यहां पर ये मतलब कह लीजिए कि एक विषय फैल चुका है कि यहां पर जो है अगर खोजबीन की जाए तो यहां पर अन्य कलाकृतियां भी जो है मिल सकती हैं। तो इस के साथ अल्मोड़ा और जो हम लोग बात करें कत्यूरी काल की, तो कत्यूरी काल जो है वो चर्चा में रह जाता है। वर्तमान का अगर हम लोग स्वरूप देखें तो अल्मोड़ा के पास में जो है यहाँ पर नंदी बुल की एक जो है काले पत्थर की जो है यहाँ पर एक इमेज मिली है। देखो वास्तव में अगर हम लोग चले तो करंट के साथ अभी मैं पूरा इतिहास तो आपको उत्तराखंड का पढ़ा नहीं सकता, लेकिन हाँ एक बेसिक के रूप में हम लोग थोड़ा सा कार्तिकेयपुर, ठीक है, कार्तिकी नहीं कार्तिकेयपुर या जो कत्यूरी राजवंश है इसके बारे में हम लोग जो है जान सकेंगे। आप जानते हैं कि उत्तराखंड के इतिहास का जो पहला ऐतिहासिक वंश माना जाता है वो है कार्तिकेयपुर वंश, और कार्तिकेयपुर वंश जो है इसकी खोज लगभग 700 ईस्वी से लेकर 1030 ईस्वी के बीच मानी जाती है कि यहाँ पर इस राजवंश ने जो है शासन दिया था या यहाँ पर जो है शासन किया था। कत्यूरी राजवंश की बात करें तो इनकी जो राजधानी थी वो जोशीमठ के समीप कार्तिकेयपुर नाम का जो जगह थी यहाँ पर थी, जिसे बाद में अल्मोड़ा के जो है यहाँ पर जो है घाटी के भीतर क्या कर दिया गया था, बैजनाथ नामक जो मंदिर है यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया था, हस्तांतरित यहाँ पर कर दिया गया था। आप जानते हैं कि इस वंश के जो है प्रथम 3 परिवारों ने लगभग 300 से अधिक वर्षों तक या लगभग जो है 700 से 1030 तक जो है लगभग 300 वर्षों तक जो है यहाँ पर शासन किया था। और इस शासन काल के दौरान अगर हमसे पूछे कि कार्तिकेयपुर राजवंश जो थे इसके राजाओं को किस अन्य नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर बद्रीदत्त पंडित जी के अनुसार इनको सूर्यवंशी कहा गया है। वहीं लक्ष्मीदत्त जोशी जी मानते हैं कि कार्तिकेयपुर जो शासक थे वो मूल रूप से जो है अयोध्या से थे और अयोध्या से ही जो है वो उत्तराखंड में आए थे। यदि हम लोग बात करें कि जो कार्तिकेयपुर है इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इसकी जानकारी के साधन के रूप में सबसे पहले आता है त्रिभुवन राजदेव का बागेश्वर लेख, ललित सूर्यदेव का पांडुकेश्वर ताम्रलेख, भूदेव का बागेश्वर शिलालेख, लखनपाल देव इंद्रपाल और त्रिभुवन देव के जो है बैजनाथ अभिलेख, ललित सूर्यदेव का ही जो है कंडारा अभिलेख जो कि रुद्रप्रयाग से मिला है, और जो रतबाल देव हैं, रतबाल देव का कुलसारी मूर्ति लेख जो है चमोली से जो प्राप्त हुआ है वो कार्तिकेयपुर की जो है जानकारी यहाँ से देता है। कार्तिकेयपुर में कुल मिलाकर जो है 3 राजवंश हुए थे, और ये जो 3 राजवंश यहाँ पर हुए थे इनमें पहला जो राजवंश है वो है खरपर देव राजवंश, क्योंकि इस वंश के जो सबसे महान शासकों में से एक नाम आता है वो आता है खरपर देव का। और हालांकि आप याद रखना कि जो खरपर देव वंश था इसके संस्थापक खरपर देव नहीं बल्कि इसके संस्थापक बसंत देव थे, लेकिन प्रमुख राजाओं की बात करें तो इनमें खरपर देव, कल्याण राजदेव, त्रिभुवन राजदेव जो है ये थे। दूसरे वंश के संस्थापक निम्बर देव जो वंश था इसके संस्थापक निम्बर देव थे, और इस वंश के प्रमुख राजा ईष्टगण थे। आप याद करिए ईष्टगण जो है ये कार्तिकेयपुर राजवंश के ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का जो है प्रयास किया था, इंटीग्रिटी के कंसेप्ट को लेकर जो है ये आगे बढ़े थे। इसके अलावा ललित शूरदेव, राजा भूदेव जो है इस वंश में जो है आते हैं दूसरे वंश में जिसका नाम है निम्बर देव या निम्बर देव वंश।
तीसरे परिवार में सलोनादित्य जो वंश है, इसमें इस वंश के संस्थापक संभवतः सलोनादित्य थे, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार वास्तविक संस्थापक जो हैं वो इच्छर देव थे। साथ में इसमें देशत देव, पद्म देव और सुभिक्ष राजदेव जो हैं वो शासक यहाँ पर हुए थे। जैसा मैंने कहा कि इतिहास की जानकारी हम लोग उत्तराखंड वाले भाग में जो है पढ़ते हैं, जिसके लिए आप यदि चाहो तो जो आपके पास में कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया जा रहा है आप उस पर कॉल कर सकते हैं और जो है आप क्लासेस को लाइव क्लासेस कर सकते हैं, या फिर जो आप लोग ऑफलाइन क्लासेस में आकर क्लासेस को जान सकते हैं, जिस पर हम लोग जो है विस्तार में चर्चा करते हैं पूरे उत्तराखंड से संबंधित जो भी प्रमुख विशेषताएं रही हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक और प्रमुख न्यूज़ की तरफ, जहां पर बताया गया है कि इस वर्ष जो है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत में जो है लगभग 50 अमृत भारत ट्रेन जो है इनको चलाया जाएगा। रेलवे बोर्ड की बात करें तो रेलवे बोर्ड का मानना यह है कि जो अभी वर्तमान में चालू वित्तीय वर्ष है, इसमें रेल यात्रियों की लगभग 50 अमृत भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी और सभी ट्रेन जो होंगी ये स्लीपर जनरल कोच के रूप में जो है स्थापित होंगी। बात करें तो ये जो ट्रेनें हैं वो लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है दौड़ती हैं और साथ में जो है चालू वित्तीय वर्ष 2024 और 25 में जो अमृत भारत ट्रेनों का निर्माण होगा उसमें लगभग 1230 जो है कोच का जो उत्पादन किया जाएगा, उसमें से स्लीपर श्रेणी के लगभग 600 कोच आएंगे, जनरल श्रेणी के लगभग जो है 440 कोच आएंगे और गार्ड स्लीपर श्रेणी के लगभग जो है 130 कोच जो है इनका उत्पादन यहाँ पर किया जाएगा। यानी कि इस प्रकार हम लोग देखें तो वित्त वर्ष के दौरान कुल मिलाकर 50 जो ट्रेनें हैं उनका निर्माण किया जाएगा। कोचेस अलग है, उसके डिब्बों की बात करें तो डिब्बों की संख्या में 1200 जो है 30 यहां पर संख्या देखी जा सकेगी। साथ में यहां पर बताया गया है कि अमृत भारत ट्रेनें ऐसी ट्रेनें हैं जिनमें जर्क जो होता है यानी कि झटका जो होता है, जर्क के बिना जो है यहां पर क्या लगेगा, इसमें जो है स्पीड के तहत जो है इनको चालू किया जाएगा या इनको रन करवाया जाएगा, जो कि सेमी स्थायी जो है कैपलर पर आधारित होंगी। ये जो LHB टेक्निक है इसका विकसित जो है सबसे विकसित वर्जन जो होगा वो इस बार इन 50 ट्रेनों में जो है प्रयुक्त होने वाला है और पुल पुश तकनीक होने से जो है अमृत भारत ट्रेनों की जो औसत गति है वो राजधानी ट्रेन की अपेक्षाकृत अगर गति देखें तो उससे जो है ज्यादा होगी। हालांकि मैंने ये कहा कि ये वंदे भारत ट्रेन से अलग जरूर है, लेकिन इस अमृत भारत ट्रेन में जो टॉयलेट का डिजाइन होगा वो वंदे भारत जो है ट्रेन की डिजाइन के तर्ज पर ही जो है यहाँ पर रखा जाएगा। अब सवाल यह है कि जो हमारे पास में अमृत भारत ट्रेन है वास्तव में इसकी शुरुआत जो है कब हुई थी, तो आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि अमृत भारत जो ट्रेन है इसकी शुरुआत भारत में वर्ष 2018 से जो है हो चुकी थी। यदि इसमें बात करें तो ये जो नाम है अमृत भारत का, इसको ट्रेन सेट के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो ट्रैक गॉज होगा वो कुल मिलाकर जो है 1676 mm यानी कि मिलीमीटर या 5 फीट 6 इंच के बराबर में होगा। इसमें अगर हम लोग इलेक्ट्रिफिकेशन या विद्युतीकरण की बात करें तो इसका जो लोकोमोटिव है वो ओवरहेड लाइन के माध्यम से लगभग 25 केवी से 50 हर्ट्ज तक के जो है बीच का होगा। इसकी जो स्पीड है वो लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटा से 160 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास हो सकती है। इसकी जो एवरेज लेंथ या औसत लंबाई है वो लगभग जो है 23.54 मीटर या कह सकते हैं कि 77.2 फीट जो है इसके आसपास होगी। प्रत्येक जो कोचेस हैं, ठीक है, इसके आसपास होगी। और इसका जो लोकोमोटिव है उसको तैयार किया जा रहा है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के द्वारा, और इसके जो कोच हैं, जो डिब्बे हैं, इनको बनाया जा रहा है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है इसके द्वारा। तो ये आप लोग जो है जान सकते हैं अमृत भारत ट्रेन के बारे में। अब आगे बढ़ते हुए एक प्रमुख न्यूज़ की तरफ आते हैं, जिसमें नजूल भूमि आवंटन पर जो है सरकार से जवाब मांगा गया है हाईकोर्ट के द्वारा। उत्तराखंड प्रदेश में जो नजूल भूमि बाहर के लोगों को देने पर हाईकोर्ट ने सरकार से 6 सप्ताह में जवाब जो मांगा है, उसमें वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी जी और न्यायाधीश जो है न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने ये जो है यहाँ पर फैसला सुनाया है, जिसमें जवाब मांगा गया है। आप जानते हैं कि इस समय एक PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है ये फाइल की गई थी, जिसको उत्तरकाशी के बड़कोट निवासी विनोद सिंह ने जनहित याचिका दायर करते हुए कहा था कि प्रदेश में सरकार की जो नजूल भूमि है वो बाहरी लोगों के जो है नाम चढ़ाई जा रही है और जो है वर्षों से इन जमीनों की देखभाल जो है वो स्थानीय लोग कर रहे हैं, और इसके बावजूद जो है यहाँ पर स्थानीय लोगों के हितों का अनहित हो रहा है या इनका जो है हितों का संरक्षण नहीं हो रहा है और नजूल भूमि जो है वो बाहरी प्रदेश को लोगों को जा रही है। सबसे पहले क्यों ना हम लोग इसी कंसेप्ट को जो है डिटेल में समझ लेते हैं कि वास्तव में जो नजूल भूमि होती है वो होती क्या है। देखो, आप ऐसा समझ लीजिए कि नजूल भूमि वो भूमि है जिस पर कि सरकारों का ही अपना स्वामित्व होता है
और सरकार जो है अपनी आय के साधन के रूप में इन भूमियों को जो है किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को या किसी जो है व्यक्ति को क्या करती है, रेंट पर या लीज पर जो है पट्टे पर सौंप देती हैं। जहां से जो है मान लीजिए कि अगर 50 साल के लिए, 25 साल के लिए, 30 साल के लिए मैंने सरकार से कोई भूमि खरीदी है पट्टे पर, तो वो भूमि कौन सी है, वो है नजूल भूमि। लेकिन यहां पर देखो जो प्रारंभ इस व्यवस्था का हुआ था वो इस वजह से हुआ था कि ऐसी भूमि पर जो है जैसे स्कूलों का निर्माण किया जाए, विद्यालयों का, या किसी इंडस्ट्री का जो है निर्माण किया जाए जहां पर स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। यहां पर ये शब्द जरूर याद रखना कि स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देना है। इसके अलावा अस्पताल की सुविधा करवा दी जाए, यानी कि कुल मिलाकर उस राज्य के भीतर जो नजूल भूमि है उस पर राज्य के विकासात्मक कार्यों के लिए जो है भूमि प्रदान की जाए। लेकिन आप जानते हैं कि उत्तराखंड में लगातार जो भूमि आंदोलन चल रहे हैं, जो हमारे जो है अपने पृथक जो है भू कानून की मांग चल रही है, ये इसी बात को लेकर है कि ये जो जमीनें राज्य सरकार के द्वारा दी जा रही हैं ये बाहरी लोगों को दी जा रही है और बाहरी लोगों के द्वारा हम स्थानीय जो लोग हैं इन स्थानीय लोगों के रोजगार जो है छीने जा रहे हैं और यहाँ पर जो है मनमाने ढंग से जो है कार्य किए जा रहे हैं। तो इन सारी समस्याओं का जवाब जो है यहाँ पर इस समय कोर्ट ने मांगा है, जिसके भीतर जो है सरकार को जवाब देने के लिए जो है समय मिला है। जैसा मैंने कहा कि नजूल भूमि जो है इसका स्वामित्व सरकार के पास होता है, लेकिन अक्सर इसे सीधे राज्य संपत्ति के रूप में प्रशासित नहीं किया जा सकता है। राज्य आमतौर पर ऐसी भूमि को किसी इकाई को जो है 15 से 99 वर्ष के बीच एक निश्चित अवधि के लिए जो है पट्टे पर या लीज पर दे देता है और यदि पट्टे की अवधि समाप्त हो जाती है तो कोई भी व्यक्ति या स्थानीय विकास प्राधिकरण के पास जाकर राजस्व विभाग को एक लिखित आवेदन जमा करके इस पट्टे को रिन्यू करवा सकता है, नवीनीकृत करवा सकता है। सरकार जो है पट्टे के नवीनीकृत करने या इसे रद्द करने के लिए जो है नजूल भूमि वापस लेने के लिए जो है स्वतंत्र है। सरकार चाहे तो इसको जो है मुक्त तरीके से जो है वापस ले सकती है और सरकार चाहे तो इसके रिन्यू को जो है कंटिन्यू आगे जो है रख सकती हैं। एक और अहम खबर की तरफ अगर हम लोग आगे बात करें तो इसमें जैसा मैंने आपसे बताया कि सबसे अधिक साइबर अपराध वाले देशों में जो है भारत इस सूची में शामिल हो चुका है। और भारत की बात करें तो टॉप 10 जो आपराधिक देश रहे हैं उसमें भारत जो है उसमें शामिल है। ये जो रिपोर्ट साझा की है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नेतृत्व में दुनिया भर के लगभग 92 शीर्ष साइबर अपराध विशेषज्ञों के द्वारा एक अध्ययन के आधार पर यह खुलासा किया गया है कि भारत जो है, इस भारत में देखो ये जो रिपोर्ट बनाई है ना, एक तो ये पहली बार विश्व में कोई ऐसी रिपोर्ट बनी है और पिछले 3 वर्षों के अगर हम लोग साइबर क्राइम आंकड़ों की बात करें तो उन साइबर क्राइम आंकड़ों के आधार पर जो है ये रिपोर्ट साझा की गई है। अगर हम लोग वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा साइबर क्राइम इंडेक्स में जो है टॉप कंट्रीज में देखें तो सबसे ज्यादा जो है रूस में, फिर यूक्रेन, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नाइजीरिया, रोमानिया, कोरिया, ब्रिटेन, ब्राजील एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि भारत जो है इस श्रेणी में जो है यहाँ पर शामिल हुआ है। आपको जो है महत्वपूर्ण ढंग से ये याद रखना कि भारत जो है 10 देशों में जो है यहाँ पर शामिल हुआ है, यानी कि भारत में लगातार जो है वो साइबर क्राइम के जो है बढ़ते हमें केसेस नजर आ रहे हैं। साइबर क्राइम को आप एक शब्द में ऐसे समझ लीजिए कि ऑनलाइन माध्यम से, डिजिटल माध्यम से होने वाली जो धोखाधड़ी है। कई बार कॉल आता है कि भाई आप हमें OTP साझा कीजिए, या हम जो हैं RBI बैंक ब्रांच से बोल रहे हैं, या हम लोग जो है SBI बैंक ब्रांच से बोल रहे हैं और आपके मतलब सारी बैंक डिटेल्स को लेकर आपके खातों से जो है पैसों को उड़ा दिया जाता है। तो इस प्रकार की अगर कोई ठगी होती है वो तो साइबर ठगी के रूप में या साइबर क्राइम के रूप में जो है शामिल होती है। और इस बार जो है भारत इस साइबर क्राइम की जो है सूची में यहाँ पर जो है सामने आया है। साथ में हम लोग एक और खबर की ओर आगे बढ़ते हुए जल्दी से बात कर लेते हैं कि एशिया जो है इसमें सबसे तेजी से बढ़ने वाली है भारतीय इकोनॉमी, और कल की न्यूज़पेपर की जो है हाईलाइटेड पॉइंट है। आप इस बात को जानते हैं कि जो ADB है यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसने बीते गुरुवार को ये सूचना साझा की है कि भारत लगातार 5वें वर्ष आर्थिक विकास दर के मामले में चाइना से आगे रहने वाला है। ADB ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की विकास दर जो है वो 7% जो है रहने का अनुमान लगाया है, और साथ ही कहा है कि चालू वर्ष यानी कि जो 2024 और 25 का वर्ष है इसमें जो GDP की ग्रोथ है वो 7.2% रहने वाली है। देखो आप लोग पिछले प्रीवियस कई वीडियोस में जो है लगातार इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को पढ़ चुके हैं, लेकिन वो हर बार हर किसी अलग रेटिंग एजेंसी के द्वारा जो है यहाँ पर रेट जो है साझा किया जा रहा है। वही अगर हम लोग बात करें तो इसी दौरान जो चाइना है, चाइना ने पिछले 2 वर्षों के दौरान जो इनकी विकास दर रही है, सबसे पहले
8.7% के पास, और उसके बाद जो है लगभग 4.8% के साथ, और दूसरा जो है 4.5% के साथ जो है रही है। एडीबी ने माना है कि जो चीन है, चीन की इकोनॉमी का जो आकार है भले वो जो है भारत की तुलना में जो है कम रहा है, लेकिन ट्रिलियंस में अगर बात करें, टर्नओवर्स में बात करें तो ज्यादा है, और चीन जो है ये अभी लगभग 18 ट्रिलियन डॉलर जो है रखती है, और भारत की जो अर्थव्यवस्था इसका आकार अभी 3.8 ट्रिलियन डॉलर जो है इसके आसपास में है। वहीं जो है प्रधानमंत्री मोदी जो है कई बार इस बात को सामने रख भी चुके हैं कि वर्ष 2027 तक जो है भारत वो 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी कमाने वाले जो है वैश्विक स्तर पर जितने नेशन है उनमें जो है शामिल हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग बात करें तो एडीबी की तरफ से जारी इस रिपोर्ट में पूरे एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों को जो है शामिल किया गया था, और इसमें 62 देशों में सिर्फ और सिर्फ पलाऊ जो है एकमात्र ऐसा द्वीप है जिसकी इकोनॉमी का आकार वो 30 करोड़ डॉलर जो है यहां पर रहा है। हालांकि हम लोग बात करें तो इसकी आर्थिक विकास दर भारत से ज्यादा यानी कि 8% रहने की जो है बात यहां पर जरूर की गई है, यहां पर जो है बात साझा की गई है। अब इसके अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें एशियाई डेवलपमेंट बैंक की तरफ, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसकी स्थापना 19 दिसंबर वर्ष 1866 को हुई थी। ये एक बहुपक्षीय विकास बैंक के रूप में हम लोग कह सकते हैं कि एक तरीके से मल्टी सेक्टोरल है, बहुपक्षीय है, ठीक है, डेवलपमेंट बैंक के रूप में काम करता है, और इसका जो प्रायर मोटिव है, प्राथमिक जो मिशन है वो है एशिया और प्रशांत क्षेत्र में देशों के बीच में आर्थिक विकास और सहयोग को बढ़ावा देना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, इकोनॉमिक कोऑपरेशंस को जो है यहाँ पर प्रमोट करना, ये जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वो है फिलीपींस के मनीला में, तो मनीला में इसका जो है क्या है हेडक्वार्टर है। और एशियन डेवलपमेंट जो है ये सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण प्रदान करता है, ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान और इक्विटी निवेश प्रदान करने के लिए जो है सदस्य देशों या भागीदार देशों की जो है सहायता यहाँ पर करता है। अगर हम लोग बात करें तो 31 दिसंबर 2022 तक की जो रिपोर्ट आई थी उसमें एडीबी के जो 5 सबसे बड़े शेयर धारक थे, मतलब जहां जिसका एडीबी में जो है ज्यादा हिस्सा है, ज्यादा शेयर है, उसमें आता है जापान और जो है अमेरिका। ये जो है दोनों के पास कुल शेयर का लगभग 15.6% है। ये दोनों जो है टॉप में है, 1 और 2 जो है यहाँ पर ये समझ लीजिए। तीसरे स्थान पर यहाँ पर जो है वह है चाइना लगभग 6.4% के साथ, उसके बाद इंडिया 6.3% के साथ, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो 5.8% के साथ। ये टॉप 5 जो है शेयर होल्डर्स हैं एडीबी के भीतर, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसके भीतर। इन शेयर होल्डर्स को आप लोग जो है यहां पर याद रख सकेंगे। वहीं अगर हम लोग एक और न्यूज की तरफ आगे बढ़े तो जीडीपी 6.1 की दर से जो है बढ़ने वाली है, ये मूडीज की रिपोर्ट है। देखो अलग अलग समय पर अलग अलग रेटिंग एजेंसीज के द्वारा रिपोर्ट दी जाती है, और हमसे सवाल भी कुछ यूं ही बनता है कि मूडीज के अनुसार क्या रैंकिंग रही है, वर्ल्ड बैंक के अनुसार जीडीपी जो है कितना रहने वाला है, ठीक है, या आरबीआई के अनुसार जीडीपी कितने रहने वाली है। तो आप प्रश्नों के हिसाब से जो है अपने जवाब को तैयार कीजिए। और भारत की अर्थव्यवस्था 2024 में 6.1% बढ़ेगी, जो कि 2023 में जो है 7.7% की वृद्धि से जो है थोड़ा इस बार कम है, लेकिन हाँ यहां पर जो है वृद्धि जो है होने वाली है। मूडीज एनालिटिक्स ने एपीएसी आउटलुक सीजनिंग थ्रू द नॉइज, ये जो उनकी रिपोर्ट है ना, इस रिपोर्ट में बताया है कि दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया की अर्थव्यवस्थाओं में इस साल सबसे मजबूत उत्पादन जो है ये होने वाला है, लेकिन वैश्विक महामारी के बाद जो है देरी से वापसी करने के कारण उनका प्रदर्शन जो है कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। भारत की जीडीपी यानी कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, सकल घरेलू उत्पाद, ये पिछले साल जो है वो 7.7% के मुकाबले जो है इस बार जो फाइनेंशियल ईयर है वो जो है 6.1% के आसपास रहेगी, यहां पर रिपोर्ट ने बताया है। साथ में रिपोर्ट में कहा गया है कि जो एपीएसी है यानी कि एशिया प्रशांत जो यहाँ पर जो है कोऑपरेटिव जो सेक्टर है अर्थव्यवस्था का, इस साल जो है 3.8% की दर से बढ़ने वाला है, और विश्व अर्थव्यवस्था का ये लगभग 2.5% की दर से जो है बढ़ने वाला है। साथ में बात करें तो चालू वर्ष जो है इसके लिए लगभग 4.5% जो है हमारा खुदरा मुद्रास्फीति जो है दर रहने वाली है, मुद्रास्फीति का जो है अनुपात रहने वाला है, जो कि हमारे जो टारगेटेड इन्फ्लेशन है, इस टारगेटेड इन्फ्लेशन के ही भीतर जो है शामिल है। अब मेरा सवाल आप लोगों से है कि जो टारगेटेड इन्फ्लेशन है वो वास्तव में कितने % पर जो है आरबीआई के द्वारा जो है रखा गया है, ये आप लोगों ने मुझे कॉमेंट बॉक्स में एक बार बताना है, क्योंकि मैं इस पर पहले भी जो है आपसे चर्चा कर चुका हूँ। वहीं एक और प्रमुख खबर आती है जिसके तहत आरटीआई के तहत जो है चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने से जो है यहाँ पर इनकार कर दिया गया है। आप जानते हैं
कि जो एसबीआई है, इस एसबीआई ने सूचना का अधिकार यानी कि आरटीई एक्ट के तहत निर्वाचन आयोग को दिए गए चुनावी बॉन्ड के विवरण की जानकारी देने से जो है यहाँ पर भले ही मना कर दिया हो, लेकिन इसके बावजूद जो है यहाँ पर क्या हो चुकी है, जानकारी सार्वजनिक ऑलरेडी हो चुकी थी, जहाँ पर इलेक्शन कमीशन जो है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहाँ पर जाकर ये जानकारी मिलती है। हमें इस पूरे न्यूज़ में जो प्रमुखता से जानना है वो ये जानना है कि वास्तव में जो ये चुनावी सूचना को लेकर या सूचना का जो अधिकार है वो वास्तव में है क्या। सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत एक फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार के रूप में जो है वर्णित है, जो 1976 में राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के तहत कहा था कि सूचना का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19 के भीतर एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल है। और इस प्रकार से जो सूचना का अधिकार था इसको वर्ष 2005 में जो है अधिनियमित किया गया था या लागू किया गया था अधिनियम को, और नागरिकों को सरकार और उसके कामकाज पर सवाल पूछने का, प्रश्न पूछने का अधिकार जो है अनुच्छेद 19(1) के भीतर जो है सूचना के अधिकार के रूप में दिया गया था। भ्रष्टाचार, सरकारी कार्यों में प्रगति, खर्चों से संबंधित जानकारी इत्यादि को उजागर करने के लिए नागरिकों और मीडिया के द्वारा सरकार से व्यापक रूप से जो है सवाल पूछे जा सकते हैं सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत। तो ये हमारे पास में जो है सूचना का अधिकार आया था जो अनुच्छेद 19 को प्रोटेक्ट करता है। आप जानते हैं कि भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 19 है वो व्यक्तियों को उनकी स्वतंत्रता देता है, जैसे राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति का जो है अधिकार है। राइट टू असेंबल, आप जो है सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा सम्मेलन निरायुध होना चाहिए, विदाउट आर्म होना चाहिए। आप जो है क्रिएट कर सकते हैं यूनियन, आप एसोसिएशन बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज की संकल्पना 97वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2011 के द्वारा अनुच्छेद 19(1) के सी में जो है जोड़ा गया था, यानी कि गो में जो है जोड़ा गया था। इसी प्रकार से भारत देश के भीतर जो है अबाध रूप से घूमने का या विचरण करने का जो है आप लोगों को अधिकार अनुच्छेद 19 के ही तहत जो है दिया जाता है। भारत देश के किसी भी कोने में सेटल होने का या बस जाने का अधिकार अनुच्छेद 19 आपको देता है, और जिस प्रदेश में आप बसे हो वहां पर जो है उपजीविका कमाने का अधिकार आपको मिल सकता है, यानी कि आप कोई बिजनेस कर सकते हैं, कोई ऑक्यूपेशन, कोई ट्रेड जो है ऐसे प्रदेशों में कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 19 आपको जो है अधिकार प्रदान करता है। बाकी अनुच्छेद 19 को लेकर भी मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूं, आप लोग जो है उसको एक बार कंप्लीट जो है देख सकते हैं। एक और प्रमुख न्यूज की ओर आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करेंगे कि बृहस्पति के जैसा ही एक बड़ा जो है ग्रह हमें मिला है। खगोलविदों को सौर मंडल के बाहर एक नया ग्रह जिसको एक्सोप्लैनेट, एक्सो मतलब बाहर, जो एक्सोप्लैनेट के रूप में जो है नया प्लैनेट मिला है। इसका आकार और वजन जो है वो सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह यानी कि बृहस्पति के बराबर है, और इसे जो है TOI 4862b या NGTS 30b के नाम से जो है इसको जाना गया है। यह पृथ्वी के लगभग या पृथ्वी से लगभग 762 लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष दूर है, और बृहस्पति का जो आकार है वो इतना है जिसमें कि पृथ्वी जैसे लगभग 1300 ग्रह जो हैं वो आसानी से इसमें समा सकते हैं। जो ट्रांजिट एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट है, इसकी मदद से जो है इसको खोजा गया है नासा के साइंटिस्ट्स के द्वारा। और आप जानते हैं कि जो TOI 4862b है, इसने अपने तारे की परिक्रमा के लिए लगभग 9.8, ठीक है 98 इसको पढ़ेंगे, 98.3 दिनों में जो है यहाँ पर एक चक्कर जो है पूरा करती हैं। एक्सोप्लैनेट की बात की जाए तो एक्सोप्लैनेट का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो लगभग 226 डिग्री जो है सेल्सियस के जो है आसपास यहां पर रहता है। वही हम लोग अगर बात करें तो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के ट्रांजिट एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट यानी कि टेस्ट जो है, इसने सौर मंडल से बाहर लगभग 7100 से भी अधिक ग्रहों की जो है अभी तक पहचान की है, जिसमें अब तक जो है लगभग 432 ऐसे जो है एक्सोप्लैनेट्स हैं या प्लैनेट्स हैं जिनकी पुष्टि या कंफर्मेशन हो चुकी है। 2018 में नासा ने अपनी तकनीक जो है टेस्ट तकनीक को जो है यहां पर लॉन्च किया था। इस बात को भी आप लोग जो है समझ सकेंगे। बात करें यदि कि ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट यानी कि टेस्ट क्या है, TESS क्या है, तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि गूगल से सीड फंडिंग के साथ जो है कार्य करती है, इसके नेतृत्व में नासा ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट यानी कि टेस्ट जो है इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, टेस्ट जो है इसकी शुरुआत की गई है, और टेस्ट मिशन जो है वो पृथ्वी के आकाश में सबसे चमकीले सितारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की जो है खोज करती है, इसकी जो है तलाश करती है। पारगमन एक्सोप्लैनेट की खोज के लिए टेस्ट जो है वो सूर्य के निकट लगभग 20,000 सबसे चमकीले सितारों का जो है एक सर्वेक्षण करता है।
पारगमन एक्सोप्लैनेट की खोज के लिए टेस्ट जो है वो लगभग सूर्य के निकट 2 लाख सबसे चमकीले सितारों का सर्वेक्षण करता है और टेस्ट को जो है 18 अप्रैल वर्ष 2018 को स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट जो था इसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया था, इसके द्वारा जो है अंतरिक्ष में भेजा गया था और तब से जो है ये लगातार पहचान करता है एक्सोप्लैनेट्स के रूप में। अब हम लोग कुछ विविध न्यूज़ पर बात कर लेते हैं। जैसे उदित ने जो है वो रजत पदक के साथ जो है भारत का खाता खोल दिया है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जो है यहाँ पर, और अंडर 20 एशियाई चैंपियनशिप उदित जो है इनको पुरुष फ्री स्टाइल में 57 किलोग्राम्स के फाइनल में इन्होंने जापान के केंटो योमिया के हाथों 4-5 से जो है इनको हार झेलनी पड़ी थी, लेकिन हार के बावजूद जो है इनको रजत पदक जो है यहाँ पर मिला है। साथ में हम लोग बात करें तो इनके अतिरिक्त अभिमन्यु ने 70 किलोग्राम फ्री स्टाइल में उज्बेकिस्तान के बेजिजोन कुलदाशेव को 6-5 से हराया और उसके बाद जो है कांस्य पदक जो है अपने नाम किया अभिमन्यु ने। और साथ में जो है विकी ने 97 किलोग्राम में किर्गिस्तान के आंद्रेई रोमानोविच को हराकर लगभग 10-1 से मात देकर जो है कांस्य पदक जो है वो अपने नाम किया है। तो 3 आप लोग नाम रखेंगे कि रजत पदक यहाँ पर उदित ने दिलाया है, अभिमन्यु जो है इन्होंने भी जो है फ्री स्टाइल में जो है कांस्य पदक यहाँ पर जो है दिला है, और साथ में जो है बात करें तो कांस्य पदक जो है ये दिलाने वाले जो व्यक्ति हैं उसमें नाम आता है विकी का। तो ये भी आप लोग को जो है याद रखना है। इससे पहले भी उदित जो है वो सीनियर स्तर पर पदक जीत चुके हैं और इससे पहले इन्होंने वर्ष 2022 में ट्यूनीशिया में जो UWW रैंकिंग थी उस सीरीज में जो है रजत पदक जीता था और भारत ने लगभग 57 किलोग्राम भार में लगातार जो है 4 एशियाई खिताब जो है ऑलरेडी जीते हैं। जहां पर बात करें तो रवि ने जो है 2020 में, 2021 में, 2022 में और जो है अमन ने वर्ष 2023 में जो है स्वर्ण पदक यहां पर जीते हैं। तो भारत को इससे पहले भी जो एशियाई खिताब मिले